अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मीडिया के सामने आकर अपने 5 सालों का हिसाब किताब दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने 5 साल का लेखा जोखा दिया और ये बताया है कि उपलब्धियों के नाम पर उनके पास क्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद को टॉपर बताया है और ये कहा है, ये दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने आमूल चूल परिवर्तन लाने की कोशिश की है, बल्कि लेकर आए हैं। क्या उनके दावे सच हैं? क्या उनके दावे सही हैं? आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि योगी आदित्यनाथ के 5 सालों में जो उन्होंने हिसाब किताब दिया है वो तथ्य और तर्कों की कसौटी पर कितना खरा उतरने वाला है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव यूँ तो कई मामलों में बेहद दिलचस्प, बहुत ही रोचक और रोमांचक होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 साल का हिसाब किताब जनता के समक्ष मीडिया के सामने से प्रस्तुत किया। 1 घंटा 22 मिनट चली बेहद लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी उपलब्धियां 2017 से 2022 तक की बताईं। मुख्यमंत्री ने अपनी स्पीच में जिन तथ्यों का उल्लेख किया उसके मुताबिक वो टॉपर हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन लाए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना और अर्थव्यवस्था को उन्होंने कोरोना के मैनेजमेंट को बहुत शानदार बताया और ये बताया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने बदल दिया है और प्रति व्यक्ति आय 94,000 पहुँच गई है और बेरोजगारी दर भी घट गई है, ऐसा मुख्यमंत्री का दावा है। कानून व्यवस्था भी अच्छी होने का उन्होंने दावा किया है। लेकिन मुख्यमंत्री के दावों के इतर सच्चाई क्या है और ये कितना हकीकत है कि उन्होंने 5 सालों में उपलब्धियां बताने के लिए उनके पास क्या हैं और सरकार की नाकामियां क्या हैं। अब जब चुनाव है तो जनता को ये जानने का हक है कि जिस सरकार को उसने 2017 यानी 2017 में चुना वो उसके आकांक्षाओं पर कितनी खरी उतरी है। अब 2022 में उन 5 सालों के रिपोर्ट कार्ड पर जनता को अगले 5 साल के लिए फैसला करना है। लिहाजा ये घड़ी बड़ी निर्णायक है। सभी तथ्यों को, सभी तर्कों को, सभी दावों को अब सच्चाई की कसौटी पर मापने का, समझने का और उनको परखने का वक्त आ गया है। कोरोना प्रबंधन, अर्थव्यवस्था का हाल, बिजनेस की दशा, कानून व्यवस्था, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। महंगाई, बेरोजगारी मुख्य रूप से बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों पर सरकार के पास क्या तथ्य हैं, क्या तर्क हैं, इनका भी उसे सामना करना पड़ेगा। विपक्ष क्या 5 साल के सरकार के कामकाज को मुद्दा बना पा रहा है या फिर मुद्दा शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान या फिर गर्मी, चर्बी और भर्ती है। उत्तर प्रदेश के मुद्दे बहनों भाइयों इस बार बहुत स्पष्ट हैं। मैंने पिछली कई डिबेट में आपसे ये कहा कि मैं पहला ऐसा चुनाव देख रहा हूं कि जिसमें राजनीतिक दलों के मुद्दों को जनता तरजीह नहीं दे रही। जनता इस बार अपने मुद्दे खुद लेकर बैठी हुई है। पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी का कोई एजेंडा, किसी का कोई प्रोपोगेंडा नहीं चल पा रहा है। इस बार जनता अपना चुनाव स्वयं लड़ रही है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि किसी का भी एजेंडा नहीं चल पा रहा है। जनता का मन इस बार कुछ स्पष्ट है। वो क्या है ये राजनीतिक पंडित अब तक भाप नहीं पाए। जनता के मन में क्या चल रहा है इस बार समझना बड़ा कठिन होता जा रहा है, क्योंकि इस बार आप देख रहे होंगे कि वातावरण में राजनीतिक दलों का कोई भी एजेंडा, कोई भी नारा और उनका कोई भी दिया गया इशू जनता स्वीकार नहीं कर रही है। जनता इस बार अपने मुद्दे लेकर बैठी हुई है, इसलिए नेताओं के, इसलिए राजनीतिक दलों के एजेंडे काम नहीं आ रहे। तो जनता के मन में क्या चल रहा है और इन 5 सालों में सत्ता पक्ष के दावे, विपक्ष के हमले और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन क्या है, आज की डिबेट का मुख्य सार यही है। कुछ बयान सुने आप। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने व्यापक पैमाने पे रोजगार सृजन और नौकरियों को देने की कार्रवाई भी आगे बढ़ाई। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने स्किल मैपिंग की हर एक प्रवासी कामगारों से सबमिट। 694 पेशेवर अपराधियों पर या माफियाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई हुई। गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती दी जाएगी, भर्ती खोली जाएगी। गर्मी नहीं, भर्ती। नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। और जिस तरीके से
सरकार ने नौकरियां छीनी हैं, रोजगार छीने हैं, इस बार हर यूथ अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। यूपी में बहुजन समाज पार्टी की ही अकेली एक ऐसी सरकार थी कि इस सरकार में ना तो लोग पलायन करके गए बेरोजगार लोग, बल्कि जो दूसरे राज्यों में रोटी रोजी के लिए चले गए थे वो भी वहां से पलायन करके अपने नेटिव स्टेट में, अपने खुद के प्रदेश में इधर वो आ गए थे। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स की अगर हम बात करें तो मेरे पास आंकड़ा है यहाँ पे, पिछले 5 साल में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स 46% कम हुए हैं। 46% ड्रॉप इन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स इन इंडिया। व्हाई? बिकॉज यू हैव डिस्ट्रॉयड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो आज की परिचर्चा में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से आनंद दुबे हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, आलोक कुमार जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय सचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के, फैजान खान उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। कार्यक्रम की शुरुआत मैं आनंद दुबे से करना चाहता हूं। दुबे जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा अच्छा लग रहा है, काफी दिनों बाद आपके साथ डिबेट में बैठ रहा हूं। बहुत शुक्रिया आपका, स्वागत, अभिनंदन। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये दावा किया कि 5 साल उन्होंने शानदार काम किया और उन्होंने खुद को ही टॉपर घोषित कर लिया। जी ब्रजेश जी, मुख्यमंत्री जी ने खुद को टॉपर नहीं घोषित किया है। ये जनता के द्वारा जो प्रेम और जो स्नेह और जो सहयोग, जो समर्पण मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है, वो उसके द्वारा उपजा हुआ आत्मविश्वास है, जो ये बार बार कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। ब्रजेश जी, यह बताने की जरूरत नहीं है कि 2017 के पहले की स्थिति क्या रही। अगर ये कहते हैं हमारे समय में बिजली बड़ी अच्छी थी, आपको भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति। अगर इन्होंने वाकई उत्तर प्रदेश में बिजली ठीक दी होती तो हमें 1,41,000 करोड़ जो है वो बिजली के नए कनेक्शन उत्तर प्रदेश में नहीं बांटने। ये वही सरकारें रही हैं जो हमारी मां बहन बेटियों को शौचालय तक नहीं दे पाई 70 वर्षों में। कई पार्टियों की सरकारें रही, हम आए, हमने 2.5 करोड़ शौचालय उत्तर प्रदेश में देने का काम किया। हमने 43 लाख पक्के मकान उत्तर प्रदेश में देने का काम किया। हमने 15 करोड़ लोगों को 2 महीने में 2 बार मुफ्त अनाज देने का काम किया। इन्होंने क्या किया? खनन घोटाला, पेंशन घोटाला, राशन घोटाला, मरे हुए लोगों के नाम पर पेंशन उठा लेना, इस तरह के जो इनके कर्म रहे हैं, इसी वजह से जनता ने। पर आप अपनी नाकामियों का भी तो उल्लेख करिए कि आपकी नाकामियां क्या रही। नाकामियां ये हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार नहीं मिला, भर्ती प्रक्रिया आपके यहाँ दागी है, या तो पेपर लीक हो जाते हैं या इंटरव्यू नहीं होते, कोरोना टाइम में सड़कों पर लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प कर मरे, हाथरस कांड, ये सब भी तो आपने याद करना है, ये क्यों भूल गए? ब्रजेश जी, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना में जब पूरी दुनिया इतने विषम परिस्थिति का सामना कर रही थी, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी हालात ठीक नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हमने बाकी प्रांतों से बेहतर काम किया। हमने कोरोना को जल्द नियंत्रित किया। हमने जो हमारे यहाँ मृत्यु के आंकड़े हैं उनको कम करने की, मिनिमाइज करने की कोशिश की। हमारे मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी वर्चुअल मीटिंग लेते रहे और जिलों का दौरा करते रहे। 548 ऑक्सीजन प्लांट हमने बनाकर तैयार कर दिए। आज वैक्सीनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को डबल डोज। मैं फैजान खान को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। धन्यवाद आनंद जी। फैजान खान मेरे साथ मौजूद हैं। ये तो खुद को टॉपर घोषित कर लिए और बता रहे हैं कि बहुत शानदार काम किया है। अब ब्रजेश जी, आपका क्या आकलन है, बीएसपी क्या मानती है? ब्रजेश जी, इनके 5 साल का हालांकि मैंने जो काउंटर प्रश्न पूछे आनंद उसको स्किप कर गई है, पहले पत्रकार हुआ करते थे इसलिए स्किप करना आता है इनको। एक सेकंड, आप जरा फैजान को बोलने दीजिए प्लीज। यस, गो अहेड फैजान। ब्रजेश भाई, मैं वो सारे तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी की तरह एक जुमलेबाजी नहीं होगी, सबका डेटा और रिकॉर्ड है। 5 सालों में सबसे पहले मैं इनका घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जिसमें इन्होंने लिया था और दूसरे पन्ने में इन्होंने लिखा था, आप सबको पता होगा, आलू प्याज लहसुन का एमएसपी देने का जो इन्होंने वादा किया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब योगी आदित्यनाथ जी
चीफ मिनिस्टर बन गए उत्तर प्रदेश के, उसके 1 महीने के बाद उन्होंने इस बात को दोहराया भी था, अलग से मंत्रालय उस पर करने की बात की गई थी। एमएसपी तो बहुत दूर की बात है, किसान गरीब होते चले गए, आलू सड़ गए, लेकिन उन्होंने एमएसपी पे कोई भी काम नहीं किया, जिसके लिहाजा हमारा उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन करता है वो पूरी तरीके से टूट गया, बिखर गया। ओके, दूसरी बात, इन्होंने, मैं डाटा दूंगा, 3 सालों में जो कानून व्यवस्था की बात की योगी आदित्यनाथ जी, 3 सालों में पुलिस हिरासत में 24 मौतें हुई हैं। मानवाधिकार का सबसे ज्यादा हनन अगर हुआ है तो उत्तर प्रदेश के पुलिस द्वारा हुआ है। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर किसी पुलिस पे एफआईआर है तो वो उत्तर प्रदेश के पुलिस पे, जो मात्र 5 सालों में हुआ है। तीसरी बात मैं कहूंगा, रोजगार 32% से 38% पे लाके खड़ा कर दिए, पूरी तरीके से नौजवान टूट गए, बिखर गए। मैं पूछना चाहता हूं, बुलडोजर की जहां तक उन्होंने बात की, आपने एक हाथरस का कांड बताया, आप लखीमपुर खीरी भूल गए ब्रजेश भाई, आप गोरखपुर उनका होम डिस्ट्रिक्ट भूल गए, आप बताइए। अरे 2 ही का जवाब नहीं दिया, बाकी तो आपके लिए छोड़ रखा था। आप आगरा भूल गए, आप इनके विधायक उन्नाव भूल गए। ये बुलडोजर चलाए किस में है? बुलडोजर की सिर्फ कहानियां बताए हैं, और जो अपने संरक्षक करते हुए, आज सबको पता है 25,000 का इनामी बदमाश क्रिकेट खेलता हुआ पाया गया, हिम्मत ही क्यों नहीं बुलडोजर चला लिए वहां पर। साफ तौर से 5 सालों में पूरा उत्तर प्रदेश को तहस नहस किया गया। और ये फैजान खान राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं बोल रहा विजय जी, नीति आयोग की रिपोर्ट बोल रही है कि इन्होंने गरीबी रेखा में उत्तर प्रदेश को कहां ले आए, स्वास्थ्य सेवा में ये उत्तर प्रदेश को कहां लेकर आ गए, कि माननीय हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा और कोरोना काल में कहा गया। और अभी इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन, ब्रिजेश भाई आप सबको पता है, विधानसभा उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के मंत्रालय कहती है कि ऑक्सीजन से कोई मौतें नहीं हुई, और आज प्रवक्ता साहब कहते हैं ऑक्सीजन ठीक की गई। जब मौतें ही नहीं हुई तो ऑक्सीजन कहां से आप ठीक करेंगे? पूरे के पूरे ऑक्सीजन लैब, बेड। ऑलराइट, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आनंद जी, रुकिएगा, मैं आपको तसल्ली टाइम दूंगा। आपको डिबेट का फॉर्मेट पता है कि पहले राउंड में हम लोग सब लोग अपने अपने विचार रखते हैं, उसके बाद सेकंड राउंड में इंटरवीन किया जाता है। पांडे जी, आप मुझे बताइए कि 5 साल में योगी सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, नाकामियां क्या हैं, और वो कह रहे हैं कि हम तो टॉपर हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ चीज़ तो योगी जी ने ऐसे ही ईजाद किया है ब्रजेश जी, बिल्कुल मैं उनको बेस्ट परफॉर्मेंस का खिताब दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम। जैसे एक इन्होंने थार लिया है और बुलडोजर आप देख ही रहे हैं, और वो कुछ गन लिया है इन्होंने जो जेल में भी विरोधियों को मार देती है, जो 16 साल के बच्चे को मार देती है। योगी सरकार, योगी जी के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो वो थार से रौंद देते हैं, और अगर कोई खुदा न खास्ता योगी जी का सजातीय नहीं है तो उस पर बुलडोजर से उसको चढ़ा के उसका जमा पूंजी सब नष्ट कर देते हैं। दूसरे की तरफ ना वो थार जाती है, ना वो बुलडोजर जाता है, ना ये उनका गन जाता है। ये इसमें उनको 100% में बिल्कुल बेस्ट चैंपियन परफॉर्मेंस है उनकी। दूसरी बात, ये योगी जी ने आज जब वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे तो कह रहे थे हमने 45 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया। फिर ये जो सड़कों पर तस्वीरें हम लोगों ने देखी थी वो कहां के लोग थे? अमेरिका से आ रहे थे और पाकिस्तान जा रहे थे। भुखमरी में उत्तर प्रदेश और भारत का आज हाल ये है ब्रजेश जी, इन 5-7 सालों में, कि हम म्यांमार और बांग्लादेश के नीचे चले गए। हैप्पी इंडेक्स में भी हमारी स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर हो गई है। बेरोजगारी 14% के लगातार ऊपर बनी हुई है। जीडीपी -23 पर तक तो कह रहे रोजगार खूब दिया, बेरोजगारी घट गई है। देखिए, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जिसको इन्होंने ट्वीट भी किया है, जिसको इन्होंने डस्टबिन में डाल दिया था, उसमें इन्होंने कहा था हम 17 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 70 लाख को, और जो सरकारी आंकड़ा इन्होंने अब दिया, इन्होंने 4.5 लाख लिखा। अब आप समझ लीजिए कि ये खुद कह रहे हैं कि हमने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, घोषणा पत्र में लिखा है 70 लाख। अब इनके झूठ का पैमाना आप तय कर लीजिए कि ये कितने % झूठ बोलते हैं। गन्ना किसानों के लिए इन्होंने कहा था कि 14 दिन में भुगतान कर दूंगा, नहीं तो ब्याज दूंगा, और जो पुराना बकाया है 90 दिन में दे दूंगा। 13,000 करोड़ आज तक है। ये बिजली की बात आप कर रहे हैं। टॉपर नहीं मानते हो? टॉपर फिसड्डी शब्द एक होता है, और एक होता है फिसड्डियों में भी फिसड्डी, बैक बेंचर। तो योगी जी पिछले पूरी सरकार के बैक बेंचर हैं। आप उनका चेहरा आजकल देखिए, योगी जी का चेहरा ऐसे लगता है जैसे हारा हुआ खिलाड़ी हार के बैठा है। जो हारा हुआ खिलाड़ी होता है ब्रजेश जी, वो क्या करता है? ऊट पटांग भाषा बोलता है। आजकल चेहरे बहुत पड़ रहे हो पांडे जी।
ऊट पटांग बातें करता है। आप देखिए ना ब्रजेश जी वो कैसी भाषा बोल रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री जी को ये भाषा सूट कौन सी करता है? वाली की बात कर रहे हो जी कौन सी वाली भाषा, तमंचा वाली या गर्मी वाली? नहीं वो वहां हैदराबाद से लेके इस चुनाव तक का सारा ओके। देख लीजिए, सारी भाषाएं क्या किसी मुख्यमंत्री की है, और जो अमित शाह भाषा बोल रहे हैं उस भाषा को भी आप देख बहुत लीजिए। शुक्रिया और आपका। जो चुनाव डॉक्टर आयोग आशुतोष कर रहा वर्मा। है उस पर भी थोड़ा सा उंगली उधर भी आ धन्यवाद। जाए कि चुनाव आयोग जब अमित शाह रैली करते हैं तो कोई FIR करने नहीं जाता, तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन अब नहीं अगर होता। प्रियंका जी पर दूसरे FIR हो करते तो हैं बताना। तो FIR हो जाएगी। अब प्रियंका जी पर हो FIR तो बताना। हाँ। ओके, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, लार्जेस्ट अपोजिशन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अभी तक गायब थे, अचानक अभी प्रकट हुए हैं स्क्रीन पे। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद विजय जी। योगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 5 साल का हिसाब किताब दिया और खुद को टॉपर कहा है। आपको कोई एतराज? नहीं, देखिए विजय जी, दो चीज बहुत अच्छी हुई आज। जो व्यक्ति 5 साल तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहता है, जो अब्बा जान, जालीदार टोपी, 80-20 और तमंचावादी बातें करने के बाद आज रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा है और खुद को टॉपर बता रहा है, तो उससे एक बात तो समझ में आ गई कि उसको नैरेटिव समझ में आ गया है कि ये जो नैरेटिव मैं चला रहा था जालीदार टोपी वाला, वो चल नहीं पा रहा है, कहीं और चलते हैं। क्योंकि इस प्रदेश में 5 साल तक एक अखिलेश यादव ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार विकास की बातें करते रहे हैं, चाहे वो थर्मल प्लांट की बातें करें, वो 1090 की बात करें, वुमेन सेफ्टी प्लान की बात करें, एक्सप्रेसवे की बात करें। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता इससे चिढ़ने लगी है। और ऊपर से एक लिखी लिखाया पूरा आया था, आपने देखा कि पढ़ा उन्होंने, इतने % ये किया, इतने % वो किया। तो अंततः उनको समझ में आ गया कि चुनाव तो ये गड़बड़ हो गया है, अब मुझे सीधे हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली गई। तो समाजवादी पार्टी के इन 5 सालों को लेकर योगी सरकार पर आरोप क्या है? नहीं, आरोप यह है कि जो 12 से 17 के बीच में जो विकास की नई धारा अखिलेश यादव जैसे विजनरी लीडर ने दी थी, उसको आपने इस तरीके के हिंदू मुस्लिम नाम बदलना, रंग बदलने पे चौपट कर दी है। हेल्थ इंडेक्स जो नीति आयोग देता है उससे उत्तर प्रदेश आखिरी पायदान पे है। शुक्रिया आपका। अनिल दुबे मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका दुबे जी कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। तो आपसे भी वही प्रश्न है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 5 साल का हिसाब किताब दिया, बताया कि उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से बदल दिया है, आमूल चूल परिवर्तन लेके आए हैं। उनके 1 घंटा 22 मिनट की स्पीच के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि उन्होंने खुद को टॉपर घोषित किया है। आपको उनके टॉपर होने पर कोई एतराज है? नहीं, टॉपर होने पर हमें तो कोई एतराज नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को एतराज है। उत्तर प्रदेश की जनता उनसे सवाल पूछ रही है। क्या तो पूछती है? उनसे सवाल पूछ रही है कि आप बताइए कि हमारी आमदनी किस जो है दोगुनी कब होगी। 2022 तो आपने वादा किया था, 2022 में तक हमारी आमदनी दोगुनी नहीं हुई और लागत 4 गुना बढ़ गई, आमदनी आधी हो गई। तो ये किसानों के सवाल है। महंगाई के सवाल पर कि महंगाई कब होगी, 2022 तक तो कम नहीं हुई। महंगाई के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर 70 लाख का वादा आपने किया था और 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख आप खुद रिकॉर्ड में कह रहे हो। और नौजवान जब रोजगार मांगता है तो उसे लाठी दी जाती है। किसानों को गन्ने का 14 दिन में आपने भुगतान का वादा किया था, नहीं पूरा कर पाए आप। लागत का 1.5 गुना मूल्य देने की बात थी, आपने लागत का 1.5 गुना मूल्य नहीं दिया। गन्ना किसान आज भी तबाह है, बर्बाद है। 18,000 करोड़ रुपया आज भी किसानों का बाकी है। बिजली की बात आप कहते हो, बिजली ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, अब तो जो है ट्रांसफार्मर नहीं ठीक होता। बिजली की अघोषित कटौती आज भी गांव में जारी है। तो ये आपके वादे हैं। आप ये आनंद दुबे अभी मुझे बता रहे थे कि अब तो बिजली ही नहीं जाती है। नहीं, बिजली तो जाती है, ट्रांसफार्मर खराब रहता है, वही कोई नहीं ठीक हो पाता। सबसे महंगी बिजली। और आनंद दुबे घर कोई स्पेशल कनेक्शन तो नहीं लगा? नहीं, अब आप दोनों दुबे लोग आपस में समझ लो। मतलब उनके यहाँ कोई जो है अपने लोगों के लिए कुछ व्यवस्था कर रखी हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो किसान हमसे बताते हैं कि भाई बिजली नहीं आ रही है और हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर खराब है। एक कानून व्यवस्था कैसी है दुबे जी? नहीं, किसी 1 सेकंड रुकिएगा, आप रुकिएगा, दूंगा टाइम। किसी भी आप नोट करके रखो। नहीं, हाथरस में रात में लड़की चलाई जाती है। इसके बाद भी कोई व्यवस्था पर कोई सवाल है? ओके,
नहीं, इनको चूंकि आप तो देखिए तो आप टॉपर मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं, टॉपर ये होते तो इनको ये फिर से ये सवाल, इनको जनता के सवालों पर आना पड़ा। हाँ। जनता इनसे सवाल पूछ रही है क्या और ये तो फेल है, पूछती है? इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं, तो इनको अब ये फिर से आना पड़ा। जनता ने नैरेटिव सेट कर दिया है कि इनको गन्ने पर बात करनी पड़ेगी, इनको किसान के मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी, इनको महंगाई के सवाल ये पर बात मेरा करनी डायलॉग पड़ेगी। है कि जनता अपने मुद्दे लिए बैठी है, आपका थोड़ी है। नहीं, जनता अपने मुद्दे लिए ये बैठी मेरा है। वाला हिस्सा था जिसका आप अपने कंधे पर यूज कर रहे हैं। नहीं, हम तो जनता के साथ हैं। जनता के मुद्दे जो हैं, हम जनता के मुद्दों को हम भी उठाते हैं। तो आप सरकार को फेल मानते हो मतलब? नहीं, सरकार तो फेल है ही है, सरकार पूरी तरीके से फेल है और जनता मान रही है। जनता इसीलिए तो 22 में बदलाव चाहती है, इसीलिए तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के साथ लोग उमड़ रहे हैं, इसीलिए तो सरकार घबराई हुई है, इसीलिए इनको स्वप्न में भी जयंत चौधरी जी की याद आती है। स्वप्न में भी ये याद कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनको सिर्फ जयंत चौधरी का चेहरा दिखाई पड़ रहा है। इनको हर भाषण में सब में जयंत चौधरी है, सब में गठबंधन है। कैरेट लटका रहे हैं आजकल आपके लिए। वो कुछ भी लटकावे हैं, हम उनको उस समय याद करना चाहिए था जब हाथरस में जयंत चौधरी जी पर लाठीचार्ज किया था। उनको उस समय करना चाहिए था जब चौधरी चरण सिंह का स्मारक बनाने के लिए किसान संघर्ष कर रहे थे और ये पुलिस की लाठियां चलाई जा रही थी, उस समय याद करना चाहिए था। आज तक 2014 से सरकार बनी है, केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के किसी मिनिस्टर ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की समाधि पर, जन्मतिथि पर या पुण्यतिथि पर कभी जाने की जरूरत नहीं समझी। आज इनको चौधरी चरण सिंह जी की याद आ रही है, आज इनको एक बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। पड़ रही है। धन्यवाद। मैं आलोक कुमार को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आलोक जी, बहुत शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश में 5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। मुख्यमंत्री ने आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और मैंने बाकी मेहमानों से भी वही शब्द पूछा, वही आपके समक्ष भी प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने खुद को टॉपर बताया है। बिल्कुल ब्रजेश जी, प्रचार का दौर है और प्रचार के दौर में ये रिपोर्ट कार्ड आया है और जब रिपोर्ट कार्ड आया है तो बताने क्रम में ये भी बता दिया गया है कि ये कल्याण सिंह की सरकार, राम प्रकाश गुप्त की सरकार, ये राजनाथ सिंह की सरकार जो उत्तर प्रदेश में मिला था उन सबसे भी बेहतर है, तो और पिछले 70 साल में सबसे बेहतर है। तो प्रचार हो तो ऐसा ही होना चाहिए। इसके लिए आपको पीठ थपथपानी चाहिए कि कितने बढ़िया तरीके से जो भी दौर रहा है इनके अपने ही पुरानी सरकारों का, उन सबसे भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। जहां तक और प्रचार ऐसा ही होना चाहिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रचार, आप बार बार प्रचार शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आलोक जी? भाई चुनाव का दौर है तो इसमें इसके अलावा और कोई शब्द तो है नहीं। तो क्या ये 5 साल के लिए जो से कर रहे हैं अब, और जो 5 साल की उपलब्धियां उन्होंने बताई कि कोरोना का प्रबंधन अच्छा किया, अर्थव्यवस्था को बता रहे हैं बहुत बेहतरीन किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कमाल काम किया, ऐसा दावा किया है, और कानून व्यवस्था के बारे में तो घुसा घोषित है। देखिए जनता के यादाश्त पे आप सवाल नहीं कर सकते हैं। जनता इस बात को समझती है कि क्या प्रचार है और क्या सच है धरातल पर। और दूसरा एक समस्या आज के दौर में ये है कि चुनाव आयोग ने रैलियों पर प्रतिबंध कर रखा है और जो भी हो रहा है वर्चुअल हो रहा है। तो वर्चुअल क्रम में अपनी सारी बातें, अभी विपक्ष के नेताओं को भी सुन रही थी जनता, सबने अपने अपने तरीके से कहा। अब इसमें कौन अपने बात को बड़े अव्वल तरीके से रख सकता है, बातों का खेल है ये और बातों से रिझाने का क्रम है, इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूं। तो जनता रिझी या नहीं धरातल की बात है, इस बार क्या आपको लगता है कि जनता पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव एजेंडा प्रोपोगेंडा को ले रही है या अलग करके अपने एजेंडे पे खड़ी है? ये बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं कि जनता बिल्कुल सोच समझ के चल रही है। एक सबसे बड़ी समस्या चुनाव आयोग ने खड़ा कर रखी है कि लोगों तक अभी पूरी तरह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, पहुंचना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक दल भी अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन जब कन्वर्जन का टाइम आएगा, ये 10 तारीख की तारीख आएगी, अगली तारीख अगले चरणों में जब जैसे चुनाव आएगा तो पहले चरण के चुनाव के साथ ही ये स्पष्ट होगा कि जनता इनके प्रचार को अपना पाई है या फिर जो उन्होंने देखा। अच्छा, आनंद दुबे बार बार ट्राई कर रहे हैं कि उनको बात रखने का मौका मिले। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल के हैं और उनके ऊपर इल्जाम कई विंडो से लग चुका है। अब वो अपना रिस्पॉन्ड करेंगे। यस, गो अहेड, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ब्रजेश जी, अभी मैं आरएलडी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जनता ने मन बना लिया है और तमाम चीज। देखिए,
हमारे यहाँ कहावत है कि जो गए बहू ही नहीं आए। तो अखिलेश जी ने पहले राहुल जी को साथ लिया, हालत ऐसी कर दी कि राहुल जी अब उत्तर प्रदेश आने की बेचारे हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उसके बाद बहन जी को साथ लेके आए, और बहन जी के साथ जो है जयंत चौधरी जी भी आए थे। कैसे बर्बाद किया इन लोगों को यह कहने की जरूरत, तो अखिलेश जी ने पहली बार नहीं, दूसरी बार सुपारी ली है। जयंत चौधरी जी की सुपारी दूसरी बार ली है उनको बर्बाद करने की। तो इसे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अखिलेश जी और जयंत जी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, लखनऊ आ रहे हैं। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में शपथ लेने की तैयारी हो जाएगी। अरे अखिलेश जी ने सुपारी ले रखी है भाई साहब, सुन लीजिए। सुपारी दी किसने है? सुपारी दी किसने है? हेलो, सुपारी दी किसने है? सुन लीजिए ब्रिजेश जी, सुन लीजिए। आपने तो नहीं दी सुपारी। जब नाहिद हसन के समर्थक कहते हैं कि 24,000 नहीं, सुपारी किसने दी है ये बताओ। जाटों पे हम 90,000 भारी हैं, तो जयंत चौधरी जी का मुंह नहीं खुलता है। इसके अलावा इस बीच में एक बात आई कि भाषा की बात आई। ये बताइए कि धमकी की भाषा कौन इस्तेमाल कर रहा है? दुबे जी बोलो। कुछ लोग कह रहे हैं आपके पास हम बोलो दुबे जी। मुद्दे तो है नहीं, आपको वही बातें उभारनी है। कौन सी बातों को अब जनता वहां सुनना नहीं चाहती। आपको हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान, आपको तमंचा, इन्हीं बातों को आप उठाना चाहते हो और इन बातों को आपको सुनना नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया, एक सेकंड रुकिए। चलेगा 1 by 1 डिबेट करते हैं ना, ऐसे मजा नहीं आ रहा। रुक जाओ। दर्शक इससे गुस्सा होता है। एक सेकंड दुबे जी, अरे अनिल दुबे जी शांत हो जाओ। अनिल दुबे जी थैंक यू। अच्छा, मैं बीरेंद्र के पास चलता हूँ। बीरेंद्र जी आ गए डिबेट में। देखो, शोर मचाने का, आपस में लड़ने उलझने से दर्शकों का मन खट्टा होता है। हम लोग बड़े प्रेम से बात करें, अपनी अपनी बात रखिए, तर्क और तथ्यों के साथ रखिए, सबको पर्याप्त मौका मिलेगा। वीरेंद्र जी, आप बताइए कि 5 साल सरकार ने अपने पूरे किए हैं। मुख्यमंत्री ने 1 घंटा 22 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी 5 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। उनकी बातों से लगा उन्होंने खुद को टॉपर घोषित किया है, लेकिन विपक्ष घोर असहमत है। देखिए, बीजेपी चाहती है कि भाई ये मौसम ऐसा है कि तारीफ का खेल चलता रहे। मुख्यमंत्री का भाषण थोड़ा लंबा हुआ, जिसको सुनने वाले और पार्टी के लोग जो अगल बगल बैठे थे उनको भी थोड़ा थकावट महसूस हुई। ये लंबा भाषण सरकार की उपलब्धियों का था, लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई सरकार 5 साल सत्ता में रहती है तो उसके अच्छे कामों के साथ साथ, उसे अपनी उपलब्धियों के साथ साथ उसे नाकामियों का भी श्रेय लेना पड़ेगा। जो एक लीडर है वो दोनों चीज़ के लिए जवाबदेह होता है। उत्तर प्रदेश में अगर योगी सरकार ये कहती है कि हमने बिजली में सुधार किया, हमने पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे बनाया, गोरखपुर में एम्स बनाया, खाद कारखाना लाए, हमने कानपुर में मेट्रो चलाई, हमने चीनी मिलें खुलवाई, हमने करोड़ों लोगों को, गरीबों को राशन दिया, शौचालय दिया, घर दिया, तो 5 साल में सरकार के सामने जो नाकामियां रहीं वो भी कई सारी हैं। वो भी बात आएगी, जिसमें आप सोनभद्र में एक नरसंहार हुआ था, वो भी आप देख सकते हैं। लखनऊ में एक मोबाइल इंजीनियर का मर्डर हो गया पुलिस के द्वारा, और हाथरस का जो कांड था वो लोग नहीं भूले। लखीमपुर में किसानों पर, लोगों पर मंत्री के समर्थकों और उनके बेटों ने गाड़ियां चढ़ाकर कुचल दिया। 69,000 शिक्षकों की भर्ती सरकार का सिरदर्द बनी रही। बेरोजगारी, महंगाई और कोरोना काल में जो अव्यवस्था और लोगों की जानें गईं, तमाम सारी चुनौतियां भी सरकार के सामने हैं। अब ये गन्ना किसान से लेके तमाम सारे कानून व्यवस्था के मुद्दों पर जनता कसेगी। आज हम अपने आप को, चाहे सरकार को 10 में 10 नंबर दे दें, चाहे उसको टॉपर घोषित कर दें, लेकिन अब तो 10 मार्च करीब है। 40 दिन के बाद जनता खुद बता देगी कि कौन कहाँ खड़ा है और किसका रिपोर्ट कार्ड कैसा है। ये बात देखिए, सरकार चलाना एक समय चक्र है। इसमें सफलता, असफलता, उपलब्धि, नाकामी ये आएगी। इसके पीछे सरकार की नीयत क्या है, कैसे है। एक सरकार नेताओं की गुंडागर्दी से, नेताओं के भ्रष्टाचार से बदनाम हुई। एक सरकार में
नेताओं की गुंडागर्दी तो रुकी, लेकिन अफसरों का भ्रष्टाचार नहीं रुक पाया। ये बात लोग जानते हैं कि नेता के बजाय इस बार सरकार में लोग अफसरों से पीड़ित रहे। जो बीजेपी में लोग बैठे हैं वो खुद भी महसूस करते होंगे, सरकार के मंत्री तक मानते हैं। तो जो तख्तो-ताज पर बैठे हैं वो दोनों श्रेय लेने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये 5 साल का जो हिसाब किताब है, यहाँ जिक्र अच्छा और बुरा दोनों घटनाओं का होगा। बीजेपी ने, आपको याद होगा कि 5 साल पहले जब ये सरकार आई थी तो नोटबंदी हुई, मोदी की प्रचंड लहर थी, उसके बावजूद बीजेपी बहुत बम्पर जीती। 5 साल में लोकसभा का एक चुनाव हुआ, उसमें भी बीजेपी जीतने में कामयाब रही, उपचुनाव भी जीते योगी के नेतृत्व में। लेकिन ऐन चुनाव के मौके पे इनके कई मंत्री इस्तीफा देके भाग गए। ये अपने सहयोगी दलों को नहीं रोक पाए, ओम प्रकाश राजभर इनसे नाराज होकर हाथ छुड़ाकर भाग गए। तो ये जो भाषण है इसमें तारीफों की बात तो है, लेकिन दूसरा पक्ष इसमें छूट गया। एक बात मैं और कहूंगा कि जो लोग पिछली सरकारों की तुलना करते हैं या आज की सरकार, किसी की हो, कोई मुख्यमंत्री ये नहीं चाहता है कि उसके राज में दंगा हो, गुंडागर्दी हो, भ्रष्टाचार हो। लेकिन जो गद्दी पर बैठा है उसकी अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। कुल मिलाकर आप ये कहिए कि अब जनता फैसला सुनाए कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है ब्रजेश जी, जो ऊपर वाला है उसने सबका हिसाब किताब ऐसा बनाया है कि हम जानते और देखते हुए सब समझ जाते हैं कि वक्त सबका इंसाफ करेगा। कहते हैं कि हिसाब किताब ऊपर वाले का ही सिर्फ सही होता है, और उसने सही लगाया है। उसने भेजा भी सबको खाली हाथ है और बुलाया भी सबको खाली हाथ है। ये ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम बनाया इस देश में, वरना इस देश में खाली जेब और खाली पेट जो सबक सिखाते हैं जी, और बुरा वक्त और धोखा, ये जो आपको अनुभव देते हैं, ये ना तो कोई बुजुर्ग दे सकता है, ना किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना इसमें ये कोई यूनिवर्सिटीज को सिखाती है, ये आदमी खुद सीखता है। तो बहुत सारे झंझावतों से ये उत्तर प्रदेश गुजरा है, बहुत सारे नई चीज़ें भी हुई हैं। अब जनता का फैसला आने वाला है। बहरहाल योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो मुस्कुराते कम हैं, वो लोगों से आसानी से मिलते जुलते कम हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक छवि बनाई कि वो एक सख्त मुख्यमंत्री हैं। अब ये देखना होगा कि जनता उनकी इस छवि को कितने नंबर देती है। जी बीरेन जी। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि वो अपने घर के दरीचों से झांकता कम है, ताल्लुकात तो अब भी है मगर राब्ता कम है, और तुम उस खामोश तबीयत पे तंज मत करना, वो सोचता है बहुत मगर बोलता कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने इस मसले को लेकर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि योगी ने 5 साल की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन विपक्ष के आरोप हैं कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है। अमरीश कुमार लिखते हैं कि मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो असली मुद्दे जनता के समक्ष उठाएं, सत्ता पर दबाव बनाएं जिससे जनता का लाभ मिल सके। तो सूर्यपाल सिंह लिखते हैं कि यूपी बीमारू राज्य था, इसे सही होने में अभी 5 साल और लगेगा। तो देविका पाठक लिखती हैं कि वो 4 लाख लोग कहाँ हैं जिसको इस सरकार में रोजगार मिला है। मैं सीधे रुख करता हूँ आनंद दुबे का, पहले उनको चांस देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। आनंद दुबे जी, आप मुझे बताइए, विपक्ष के पास आपके खिलाफ आरोपों की एक लंबी चार्जशीट है। सरकार की कार्यपद्धति, सरकार में अफसरों की मनमानी, कानून व्यवस्था, जातिवाद, भ्रष्टाचार, तमाम किस्म के गंभीर आरोप हैं। उन आरोपों का जवाब देने के बजाय आप पर एक और इल्ज़ाम आता है कि आप तुरंत हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं। ब्रजेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। देखिए, विपक्ष का काम है सत्ता पर आरोप लगाना, सत्ता पर दबाव बनाना, और ठीक है, विपक्ष कर रहा है, बहुत अच्छी बात। लेकिन नकारात्मक राजनीति उत्तर प्रदेश की जनता अब स्वीकार नहीं करती।
और यही वजह है कि 2014 से लेकर अब तक जिन लोगों ने नकारात्मक राजनीति का सहारा लिया है, जनता ने उनको कहां पहुंचाया है, ये बताने की जरूरत है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया, हिंदू और मुस्लिम। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। कितना फेवरेट है आपका ये? नहीं, इस पे तो नहीं, पूरा नहीं, जवाब दे देंगे आपने ब्रजेश कहा, भाई। आपने इस पे तो रात भर बात एक सेकंड, नो प्लीज फैजान जी, उनको बोलने दीजिए। बोलिए, गो तो अहेड। मैं उस पर बोलना चाहता हूं। आप बताइए, हम गन्ना की जब बात कर रहे थे तो जिन्ना को कौन लेके आया? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने जिन्ना का नाम लिया इस चुनाव में? अखिलेश यादव जी थे, वो भी सरदार पटेल की जयंती पे उन्होंने जिन्ना से तुलना की। एक टेलीविजन चैनल को जब वो इंटरव्यू दे रहे थे पत्रकार से, पाकिस्तान का जिक्र वहां बैठे किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने तो नहीं किया, ना उनको मोटिवेट करने गया, उन्होंने खुद से लिया। उनके सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह ही तालिबान के आतंकवादी हैं। यह हमने तो नहीं कहा। आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर जब उन्होंने सवाल उठाया, यह हमने तो नहीं किया था। अच्छा, अपोजिशन अगर ये बात बोलता है आनंद जी, जिस तरह से आप उसको बाई क्यों करते हो? आप उसको क्यों? और ब्रिजेश जी प्लीज ये देखिए, नहीं, आप उसको बाई क्यों करते हो अगर विपक्ष बोलता है तो? नहीं, मेरठ से सपा के विधायक है रफीक, वो कह रहे हैं भाजपा सरकार में थाने में हिंदुओं ने हिंदू गर्दी मचा के रखी है। ये हमारे विधायक तो नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के आपको विधायक मैंने है। 5 साल की उपलब्धियों पे बुलाया, आप तो हिंदू मुसलमान पे हैं। एक सेकंड रुक जाइए, आनंद जी रुक जाइए, आनंद जी जस्ट वेट प्लीज। कि हम सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। अरे सांप्रदायिकता की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? आप बताइए। अबू आजमी ने कहा ना कि 15% आपको मैंने 5 साल उपलब्धियां बताने के लिए बुलाया है, मुसलमानों के कमेंट के लिए नहीं बुलाया। थोड़ा सा आदिल चौधरी ने कहा सरकार आई तो बदला लेंगे। उनके पास तौकीर रजा ने कहा 5 साल के अचीवमेंट बताओ। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा जब योगी मोदी नहीं रहेंगे कौन बचाएगा? तो आप ये बताइए, ये बयान क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं? पर आपको तो अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए, विपक्ष से आ रहे हैं। आपके पास अपनी उपलब्धियां होनी चाहिए। हरम से हिंदुओं की तुलना कौन कर रहा है? आज ये पूरी लग रहा है इनको कोई दूसरी बुकलेट मिल गई। ओके, आशुतोष, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मैंने अभी आनंद दुबे से सवाल किया, सवाल मैंने इनसे 4 पूछे, लेकिन इन्होंने 90% समय एक ही सवाल पे जो मैंने लास्ट में पूछा था उसी पर इन्होंने जाया किया। इनके पास बताने के लिए क्या है? आशुतोष वर्मा। देखिए ब्रजेश जी, किसी भी सरकार का 4 दायित्व होते हैं जिस पिलर पे वो अपनी सरकार चलाती है: स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, रोजगार। हम एक में देख बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य पे इस देश ने, उत्तर प्रदेश ने और खासकर लखनऊ में जहां हम लोग बैठे हुए हैं, उसका पूरा चिट्ठा पूरे देश के सामने खुला हुआ था। इसी गोमती नदी के किनारे इतनी चिताएं जली कि टीन लगा के उसको छिपाना पड़ा, और यहां से 50 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे इतनी लाशें जली कि विदेशी मीडिया ने दिखाया। लोग ऑक्सीजन से तड़पे और बड़े बड़े लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि गड़बड़ी हुई। शिक्षा, अब शिक्षा पे देखिए, पहली ऐसी सरकार है आजादी के बाद जिसमें हर 3 महीने पे एक ना एक पेपर लीक हो रहा है, और लगातार 5 कालिदास मार्ग पे और एल्डिगो गार्डन पे हजारों की तादाद में छात्र बैठे हुए हैं धरने पे, और उसको लाठियां खानी पड़ रही है। महंगाई, अगर 100 रुपए के ऊपर हम पेट्रोल खरीद रहे हैं और 1000 रुपए की डीजल खरीद रहे हैं, 1000 रुपए की रसोई गैस खरीद रहे हैं, तो आप सब समझ सकते हैं कि महंगाई की बात करना और मतलब बेईमानी है सरकार से जी। और तीसरी चीज होती है शासन। आईपीएस ऑफिसर भगोड़ा घोषित है, रात में बच्ची का रेप होता है, उसके पिता और माता से बिना पूछे रात में उसकी लाश जला दी जाती है। लगातार आईपीएस ऑफिसर की पोस्टिंग की बोली लगती है और पब्लिक डोमेन में आता है कि 50 लाख से 2 करोड़ रुपए की पोस्टिंग है। जिलेवार एक दूसरे में जूतम पैजार चलती है। तो आपने कोई चार्जशीट क्यों नहीं इशू किया? एक सेकंड आनंद जी रुकिएगा, आप लार्जेस्ट अपोजिशन है, आप एक चार्जशीट इशू करते हैं इनके खिलाफ? आशुतोष जी, मुझे मैं ये कह रहा हूं कि जब इतने गंभीर आरोप आप लगा रहे हो तो अपोजिशन को चाहिए कि सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट जारी करे, आपने तो किया नहीं। बिल्कुल किया। आप देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी ने हर मोर्चे पे उसका संघर्ष किया, रास्ते पे खड़े होके हम लोग ने राज्यपाल के पास में गए,
हम लोग ने जब अब जो कर रहे हैं वो चुनाव आयोग को दिया, समाजवादी पार्टी ने विपक्ष के जी। रूप में वो काम किया आनंद जी है वेट, जो आज तक अभी किसी जरा ने किया है। बाकी लोगों को मैं मौका दे दूं। ऑलराइट फैजान भाई, 30 सेकंड विजय। नहीं प्लीज वेट। फैजान जी, मैंने 4 सवाल आनंद दुबे से पूछे, 3 को तो गोल कर गए, चौथे वाले पे बहुत देर खेलने की कोशिश हुई। इनके पास क्या है बताने के लिए? इनके पास जो आखिरी सवाल का जवाब था वही ग्राउंड है, वही बैटिंग है, वही बॉलिंग है, वही फील्डिंग है। अच्छा, बाकायदा कोट वोट लेके आए थे? मतलब मुझे तो नहीं पता था कि मुझे ये सवाल इनसे पूछना है, लेकिन ये तैयारी से आए थे। ये लपक लेंगे वो तो अच्छा। अगर हम नहीं भी बोलते तो कोई जुबान को जैसे हल्का सा भी निकल जाता, र निकल जाता, खींच लेते आपके मुंह से। हाँ। इनको वर्ड चाहिए हिंदू मुस्लिम का, मंदिर मस्जिद का, शमशान कब्रिस्तान का। ओके, आज आपने उपलब्धियां की बात बताई, हम सब ने, आपने भी, विपक्ष ने, सबने भी इनसे सवाल किए, उसका एक जवाब इन्होंने नहीं दिया कि ये जो सारे सवाल हुए उन्होंने ये सॉल्व किए 5 साल में कि नहीं किए। क्या किसानों के मुद्दे को सॉल्व किया? हमने पुलिस हिरासत में मौतों की बात की, हमने सारे इनके कानून व्यवस्था की बात की कि किस तरह से इनके कानून व्यवस्था के धज्जियां उड़ाई इन्होंने, कानून का कहीं राज नहीं दिखा, किस तरह महिलाओं के साथ अपहरण और बलात्कार हुए। सारे मुद्दे पे अभय दुबे जी से एक रिक्वेस्ट है, और ये सब विपक्ष का नहीं है, ये आपके आयोग की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, ताकि आप ये ना कह सके कि आप विपक्ष है, आप तो सिर्फ बोलना आता है। आप गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक, अभी आशुतोष वर्मा जी ने बताया, त्राईमान सिर्फ ये लखनऊ में और गाजीपुर में नहीं मरा, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक कोरोना में त्राईमान, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ना, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक किसानों की हत्या, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक आपने एक अरे बांदा से बरेली भी है, सब बीच में आ गया। अच्छा, इनके बाद सब बीच में आ गया तत्काल। अब आप देख लीजिएगा, और इन्होंने बहुत अच्छा, हमारे कांग्रेस के साथी ने बोला, ये चेहरे पे दिख रहा है, जो 5 साल की उपलब्धियां जब बयान कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, ये दिख रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, क्या दिख रहा है चेहरे में? नहीं, चेहरे में मैंने तो बता दिया, जो असफलता और हार दिखना चाहिए वो योगी जी के चेहरे पर दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ जरूर मैं सपा के साथी के बारे में ज़रूर कहना चाहूँ, क्या है कि जब पीछे कोई इतिहास होता है, 12 से 15-17 तक जो सरकार सपा ने चलाई थी, वो सरकार गई क्यों थी ब्रजेश जी? वो सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर ही गई थी, और तमाम थानों पर, तमाम सरकारी ऑफिसेज में सपा के लोग बैठ गए थे। और आज आप देखिए कि अखिलेश यादव जी सज के निकल रहे हैं, वो एक मुकुट टाइप का लगा लिया है। क्यों जानते हैं ब्रजेश जी? सपा का हर कार्यकर्ता अपने आप को अभी से मुख्यमंत्री समझ के वही भाषा 12 से 17 कौन सा मुकुट लगाया है? अच्छा, एक और चीज, अखिलेश आशुतोष जी प्लीज वेट, लाल नो प्लीज, कोई बीच में बोलेगा नहीं जी। जी आशुतोष जी अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। एक बात मैं और कहना चाहता हूं हाँ। ब्रजेश जी, आशुतोष भाई हमारे मित्र हैं, ध्यान से जरा सुनिएगा। देखिए, एक मूवी आई थी 3 इडियट, उसमें एक रोल था साइलेंसर। साइलेंसर क्या करता था? हर चीज रट लेता था, रट्टा मारता था। अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के सारे मुद्दे रटे हुए हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न सपा के साथी से है, अखिलेश यादव जी से पूछ के बताइएगा, जब हाथरस का कांड हो रहा था, अखिलेश यादव जी कहां थे? उनका थियरी बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल उनका बड़ा कमजोर है। आज बीजेपी से ज्यादा सपा से नाराज है। एक सेकंड सवाल तो ले लो, आज बीजेपी से ज्यादा इनसे नाराज हो? बात क्या है? नहीं, मैं देखिए किसी से नाराज नहीं हूं, मैं तो जनता के मुद्दे, जनता को नेतृत्व कौन दे सकता है। अच्छा, आपने कहा कि वो सामने मुकुट लगाए, एक सेकंड सुनो तो, आपने कहा कि मुकुट लगाए हैं, पर मैं आपको एक बहुत बढ़िया वीडियो दिखाने वाला हूं अभी तुरंत। तो भी अच्छा, आज बुलंदशहर में जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी रोड शो कर रहे थे, उसी समय अपनी गाड़ी से प्रियंका गांधी भी आ गई, तो दोनों का आमना सामना हुआ जी। तो मैं मुकुट दिखवाऊं आप, कौन सा प्रियंका जी ने कौन सा मुकुट लगाया और इन लोगों ने? जरा वाला वीडियो लाओ भाई, चला के दिखाओ वीडियो। ब्रजेश जी मेरी बात नहीं लगे हाथ जवाब लो ना। बिल्कुल, मैं सहमत, आप दिखाइए ना। प्रियंका जी रावण रथी बिरथी रघुवीरा दिखाया जाए भाई, ये देखिए, देख लीजिए, गाड़ी से हैं, उनका रथ देख। अरे आपका भी तो रथी है। अरे ये रथ है, हाँ ये रथ है। अरे इनका, मैं वो देख रहा था, बस है और आपकी लैंड क्रूजर है। ब्रजेश जी देखिए क्या लगा है, दोनों एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। देखिए, राजा महाराजा की तरह ब्रजेश जी 5 साल बाद अखिलेश जी निकले, आप देख लीजिए ना। देखिए आमना सामना दोनों का, ये देख लीजिए,
आम आदमी की नेता प्रियंका गांधी हाँ। और राजा महाराजा बने हुए अखिलेश यादव जी, आप देख लीजिए, अंतर देख लीजिए। एक बस में एक लैंड क्रूजर में क्या ये अंतर क्या है? बिल्कुल अंतर देख लीजिए, एक जनता के करीब है और एक आसमान की ऊंचाइयों पर है, दोनों का अंतर स्पष्ट है। यही 5 साल हुआ है। ओके। प्रियंका गांधी वापिस आइए, वापिस आइए। लखीमपुर से लेके, वापिस उम्भा से लेके, शाहजहांपुर से लेके, सोनभद्र Thank से you। लेके, उन्नाव से लेके, बड़े हर मौके जगह पर ये दिखाई दी। वीडियो मुझे मिल गया। भाजपा के साथी कह रहे थे राहुल गांधी जी नहीं, जब हाथरस में आप अरे लाठियां ऐसी चला रहे उत्तेजना क्या है, थे, एक पांडे जी? वाल्मीकि समाज की बेटी की मौत पर आप तांडव कर रहे थे, तब वहां राहुल गांधी जी आपकी लाठियों के सामने खड़े थे। हाँ, अखिलेश यादव जी वहां पर नहीं थे। ओके, अनिल दुबे जी, ये क्या आप बता रहे हैं कि वो कोई मुकुट उकुट आप लोग लगा लिए बता रहे हैं? नहीं, मुकुट का है को हम तो जनता का ये क्यों आज बीजेपी से ज्यादा आप लोग से गुस्सा है? नहीं, जनता के जबकि मुद्दों इनके को नेता लेके देखिए, अब वो कह रहे हैं कि अखिलेश हाथरस में- यादव, जयंत चौधरी और प्रियंका जी एक हाथरस दूसरे में लाठी को किसने खाई? नमस्कार कर रहे हैं, हाथ- पर आज पांडे जी वर्मा जी पे चढ़े जा रहे हैं। पांडे जी को मैं याद दिला दूं कि यही अच्छा, में बोलने लाठी दो ना। किसने खाई? जयंत एक चौधरी जी सेकंड। ने खाई। हाँ। हाथरस में सबसे ज्यादा लड़ाई तो जयंत चौधरी जी ने लड़ी। जयंत चौधरी जी के ऊपर सरकार ने लाठियां बरसाई, जुलूस पर लाठियां बरसाई, और जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी का गठबंधन है। फिल्म खत्म हो गई थी, दर्शक चले गए थे, तब वो बीच में मत बोलो भाई पांडे जी। नहीं, जयंत चौधरी जी लड़ रहे थे, अखिलेश यादव जी लड़ रहे थे। इस समय कांग्रेस कहां से आ गई? पर इस तरह के आरोपों के पीछे मकसद क्या हो सकता है? नहीं, अब ये तो आप देखिए कि आपको आप लड़ना किससे चाहते हो। कांग्रेस आपसे क्यों मुठभेड़ कर रही है? नहीं, हमें क्या, अब ये तो कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि वो लड़ेंगे किससे, लड़ना किससे चाहते हैं। हम तो जो है जनता के साथ हैं, हम जनता के मुद्दों को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी परास्त हो रही है। अच्छा, ये बताओ आज क्या है ऐसा कि मैं सवाल कुछ भी कर रहा हूँ, आनंद दुबे केवल हिंदू मुसलमान पे बोल रहे हैं? नहीं, वो ये क्या स्ट्रेटजी है? उनके पास कुछ है नहीं। देखिए, आनंद दुबे जी की मजबूरी है क्योंकि उनकी सरकार ने कुछ किया नहीं। अब उनको वो बैठे हैं, चैनल पे बैठे हैं, तो पार्टी के लिए जो पार्टी का सेट एजेंडा है उसी पे बात करेंगे। भाई, किसानों के लिए कुछ किया नहीं, नौजवानों के लिए कुछ किया नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ किया नहीं, महिलाओं के लिए कुछ किया नहीं। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो आप बताओगे क्या? आपको वही हिंदू मुसलमान, वही शमशान कब्रिस्तान, वही दंगों की बात, आप इन्हीं मुद्दों को लेकर के आओगे, इन्हीं को उठाओगे जो आप करते चले आए हो। तो पश्चिम लेकिन में अब वो देखिए, बार बार तो नहीं चलती। एक राजनीतिक सवाल भी आपसे कर लेता हूँ। पश्चिम में 3 फेज में चुनाव है, पहला, दूसरा और तीसरा, बल्कि 2.5 फेज मान लें, लेकिन मैं 3 फेज को आधिकारिक तौर पे मान लेता हूँ। आप अपने लिए क्या वहां पर संभावनाएं देखते हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि 136 सीटें हैं और 80% रिजल्ट जो है, 80% सीटें गठबंधन हमारा जीतने जा रहा है। क्या बात कर रहे हो? 80% से नीचे ब्रजेश जी नहीं रहेगा। ये आज आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं। मैं आपका बयान रिकॉर्ड करा नहीं, आप रिकॉर्ड करा लीजिए कि 10 मार्च को आना पड़ेगा आपको। नहीं, मैं आ जाऊंगा। मैं तो आपके यहाँ आऊंगा। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं। ये बहुत सम्मानित चैनल है। मैं इस पर बैठ के कह रहा हूं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह का जनता का रुझान है, वो जनता बदलाव। ओके, चलिए आलोक कुमार को भी जोड़ लेते हैं इस डिबेट में। आलोक जी, ये क्या दावा कर रहे हैं अनिल दुबे? है दम कुछ इनकी बात में? देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए जो स्थिति है ना, विपक्ष, आप रथ और विरथ की बात ये लोग कह रहे थे। विपक्ष का रथ जो है अलग, प्रियंका जी इधर जा रही हैं उल्टी दिशा में और तब एक दूसरे को वेव ऑफ कर रहे हैं। तो ये वेव ऑफ जो है अपने आप में कहीं ना कहीं योगी की मुस्कान को बढ़ाता है। अगर यही सारी पार्टियां विपक्ष में अगर कोई तारतम्य अगर बन जाए आज की तारीख में भी, जिस ढंग से 2 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए, बाकी सीट में कौन सा लोगों ने जुल्म कर रखा है, एक तारतम्य सा अभी बीच चुनाव नहीं हुआ है। अगर आपस में विपक्ष लड़ेंगे तो फिर जो स्थिति है, जो बीजेपी चाहती है या तो लोगों की है कि अगर विपक्ष एक साथ होता तो और मजबूत होता, तो वहां कहीं ना कहीं बिखराव आ रहा है। और इस बिखराव को, और दोनों जैसे अभी एक दूसरे को काटने के क्रम में कर रहे हैं, उन्हें लड़ना किससे, आपस में लड़ना है या फिर सत्ता पक्ष से लड़ना है। और जब तक ये विपक्ष आपस में ये राय नहीं बना लेते कि हमें किन मुद्दों पर और किस कॉर्नर पर सरकार से घिरना है, तब तक मुश्किल होगी। लेकिन आज देखिए ना, आज कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के दरवाजे पे ढेला लेके खड़ी है। हाँ, आप कह सकते हैं, और झोला लेके खड़े हैं, ढेला मतलब वो पत्थर मारने के लिए। जी
राइट राइट राइट, एक दूसरे पे ढेला लेके खड़ी है, एक दूसरे को कह रहे हैं लैंड क्रूजर महंगा या फिर बस महंगा। तो ये जो आपका रवैया है कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। अभी नौकरशाह का एक जिक्र कर रहे थे, वो कह रहे थे जाहिर तौर पर वो किनारे रहे होंगे इसलिए वो कह रहे थे विपक्ष को सिर्फ इतना ही चाहिए कि बाबा को तैयार करके हर सुबह कुछ नौकरशाह लखनऊ से बाहर भेज दिया करते थे, और ये यूपी का हेलीकॉप्टर यूपी से बाहर कितने दिन रहा है, सिर्फ एक आरटीआई से एक इंफॉर्मेशन मंगा लें और विपक्ष के लिए बड़ा पता है। जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4.5 साल में उन्होंने 70 साल का इतिहास बदल दिया, वो आखिरकार कितने देर सीएमओ में बैठे, ये एक सवाल है। तो ये सारे सवाल विपक्ष को एकजुट होकर करना पड़ेगा अगर आपस में, और जब तक ये एक दूसरे ढिलेबाजी करते रहेंगे तब तक तो विजन ये मुश्किल है जी। ओके, आशुतोष वर्मा आप कुछ कहना चाह रहे थे? यस, गो अहेड। थैंक यू आलोक जी। आशुतोष वर्मा, गो अहेड। ब्रिजेश जी देखिए, उमाशंकर जी दोस्त हैं, लग गई इनकी बात आज आपको पक्का। नहीं, मुझे लगता है कि ये अपने आप का आत्मलोकन करे। जो पार्टी इस देश की स्वतंत्रता संग्राम के साथ में उत्तर प्रदेश में 35 हर कोई कांग्रेस को आईना ही क्यों दिखा रहा है भाई? ठीक है, हार गए तो क्या हुआ, बेइज्जती करोगे? नहीं, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा। 27 साल से आप गायब हो और आप बता रहे हो कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। आज जो भीड़ देख रहे हैं, जो लगातार सैलाब एक व्यक्ति के पीछे चल रहा है, वो ये जनता उत्तर प्रदेश को आप नकारो नहीं। आप एक बार देखो आप कहां पर हो। एक सांसद बचा है, 6 विधायक बचे, उसमें टूट के चले गए हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप उससे निकल के बाहर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। डिबेट का समय समाप्त हो चुका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सब ने अपने अपने बहुमूल्य विचार आज की डिबेट में प्रस्तुत किए। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन डिबेट को समाप्त करने से पहले मैं आपसे पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। कृपया मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। राजनीतिक दलों की रैलियों में चाहे किसी की भी हो, जाने से परहेज करें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अगर फैला तो आपको बचाने कोई नहीं आएगा, आपको अपना बचाव खुद करना पड़ेगा। और कोशिश करें कि बेहद ज़रूरी काम होने पर ही घरों से बाहर आएं। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।